गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट लॉस देखे थे। आज हम लोग एवोगैड्रोस लॉ एंड डाल्टन्स एटॉमिक थियरी देखने वाले हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी ये आपका टॉपिक है, क्योंकि आगे चल के इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। नीट JEE के लिए भी ये जो लॉ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बराबर। कि लॉ ऐसा हमें कहता है कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, याद रखना यहाँ पे वर्ड है इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number of molecules, should contains equal number of molecules, बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लॉ है। अगेन, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर हमें बदलना नहीं है, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड हमने गैस लिया है, बराबर, और हम लोग दूसरा एक गैस ले रहे हैं H2O गैस लिया है। ओके, यहाँ पे बोल देते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, हम लोग बोल देते हैं एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलो, इसका जो ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं 5 लीटर। कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका वॉल्यूम ले रहे हैं 5 लीटर, और यहाँ पे भी सेम हम लोग वॉल्यूम ले रहे हैं 5 लीटर। ओके, तो बेसिकली क्या हो गया कि दोनों का जो वॉल्यूम है 5 लीटर है, H2O का और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैस का। और यहाँ पे कंडीशन भी क्या है, एट सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर। तो ये दोनों में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। दैट मीन्स अगर ये 5 लीटर के अंदर हमने जितने नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स H2O में हमें देखने को मिलेंगे। दोनों के अंदर क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, बट क्या होना चाहिए, वॉल्यूम उनका इक्वल होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम होना चाहिए दोनों सिस्टम के अंदर। तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O गैस दोनों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स की स्ट्रेंथ होगी, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ये है आपका एवोगैड्रोस लॉ, बराबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कब, जब वॉल्यूम सेम होगा और टेम्परेचर एंड प्रेशर भी कांस्टेंट होगा। ओके, चलो, तो ये थियरी हमारी यहाँ पे ख़त्म हुई, एवोगैड्रोस लॉ वाली। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। सो in 1808 डाल्टन प्रपोज्ड एटॉमिक थियरी। एटम्स के बारे में उसने थियरी दी। उसके अंदर फर्स्ट है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजिबल एटम्स। मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिवाइजिबल एटम्स। ग्रीक में एक वर्ड है एटॉम्यू, जिसका मतलब होता है इनडिवाइजिबल। इनडिवाइजिबल, उसके ऊपर से एटम वर्ड आया। जो एटम वर्ड है वो एटोमियो ग्रीक वर्ड है, उसके ऊपर से एटम वर्ड आया कि इट इज़ अ इनडिवाइजिबल। मैटर कंसिस्ट होता है किससे, इनडिवाइजिबल पार्टिकल, और पार्टिकल का नाम क्या दिया है, एटम। ओके, सेकंड उसने पॉइंट दिया कि ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट
हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास क्या होगा, सभी एटम्स का एलिमेंट के अंदर सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्बन एटम ले रहे हैं और दूसरा ले रहे हैं ऑक्सीजन एटम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये दोनों के एटम्स कभी भी सेम होंगे नहीं। बराबर, ये कहने की कोशिश कर रहा था कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन प्रॉपर्टीज। और अगर कार्बन के अंदर जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वाले होंगे। ऑक्सीजन के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे आइडेंटिकल प्रॉपर्टी वाले होंगे। बराबर, बट ऑक्सीजन एंड कार्बन के एटम्स की प्रॉपर्टी सेम होगी नहीं। बराबर, ये आपका सेकंड पॉइंट था। थर्ड वन, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, ये तो हम लोग जानते हैं कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं H2 प्लस 1/2 O2, तो फिर वो बनाएगा H2O वाटर, ये कंपाउंड। तो डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखते हैं तो वो 2:1 होगा। ओके, तो कहीं पे भी आप H2O मॉलिक्यूल ले लो तो ये रेशियो आपको फिक्स्ड ही मिलेगा। ओके, सो द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, एंड द लास्ट वन इज reorganization of atoms can be done only by the chemical reaction, can be done only by the chemical reaction, कि हमें एटम्स का रीऑर्गेनाइजेशन करना है। एटम्स के अंदर जो बॉन्ड बना हुआ है उसको ब्रेक करके नया बॉन्ड दूसरे एटम्स के साथ क्रिएट करना है, उसको हम रीऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के थ्रू ही पॉसिबल है, बाकी ये पॉसिबल रहता नहीं है। ओके, बहुत ही सिंपल था कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स कैन बी डन ओनली बाय द केमिकल रिएक्शन। अगर हमें यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल है और H2O मॉलिक्यूल्स के जो उसका कंपोजिशन है वो हमें चेंज करना है, स्ट्रक्चर चेंज करना है, तो हमें केमिकल रिएक्शन करना होगा। केमिकल रिएक्शन के अलावा हम लोग ये नहीं कर सकते। बराबर, तो ये 4 पॉइंट्स हो गए डाल्टन्स थियरी का। उसके अंदर ये सब सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट पॉइंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि एटम्स डिवाइजेबल है। हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाला एटम्स में से, अब तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी डिवाइजेबल हो गया है। क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, लेप्टॉन, एंटी लेप्टॉन्स, पार्टिकल्स मिले हैं, उसको भी ब्रेक कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को भी। तो ये सिर्फ फर्स्ट पॉइंट है वो रॉन्ग है, बाकी के सारे उसके पॉइंट सही है। बराबर, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग है। एटॉमिक थियरी के सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट उसके सही पॉइंट्स हैं। बराबर, तो ये हो गई डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो बेसिकली आज हमने एवोगैड्रोस लॉ एंड डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़ते जा रहे हैं, वो लेने वाले हैं गैल्यूसेक लॉ। हम लोग बाद में देखेंगे क्योंकि उसके लिए थोड़ा आगे का समझना इम्पॉर्टेंट है, वो हम लोग लास्ट में देखेंगे गैल्यूसेक लॉ। बराबर, तो ये एवोगैड्रोस लॉ एंड डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ओके, वीडियोस कम से कम 2 to 3 बार आपको देखना है, उसके बाद लिखना शुरू करना। ओके, थैंक यू।